बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 14वां पाठ है जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर। इस पाठ को लिखा है लेखक प्रयाग शुक्ला जी ने। आज हम इसी पाठ का सरल भावार्थ देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पाठ से संबंधित कुछ बातें। इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रयाग शुक्ल जी हमें भारत में खाने पीने की बदलती संस्कृति और आदतों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों या राज्यों की विशेषता माने जाने वाले पकवानों का स्वाद अब हम भारत के किसी भी कोने में रहकर उठा सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी संस्कृति का भी हमारे खान पान पर गहरा असर पड़ा है। इसके बहुत से कारण भी इस पाठ में बताए गए हैं। अब भारत में खान पान की एक मिली जुली संस्कृति देखी जा सकती है। आइए हम इस विषय पर इस पाठ के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप इस पाठ से संबंधित बातों में देख रहे हैं कि यहाँ पर भारत में जो खाने पीने की बदलती आदतें हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। इस पाठ के लेखक प्रयाग शुक्ल जी हमें बता रहे हैं कि पहले किस तरह से हम पारंपरिक भोजनों का स्वाद लेते थे। घर पर साफ सुथरे माहौल में भोजन पकाया जाता था और हम उन्हें पसंद भी करते थे और रुचि के साथ खाते भी थे। लेकिन अब समय के साथ लोगों के खाने पीने की आदतों में भी बदलाव आ रहा है और इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं विदेशी संस्कृति को भी माना जा रहा है। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ में खाने पीने की आदतें और उसमें आने वाले बदलाव के बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। पेज 102 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत की खान पान की संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। दक्षिण भारत के कुछ विशेष व्यंजन जैसे इडली डोसा, वड़ा सांबर, रसम जैसे कुछ व्यंजन अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं हैं। उत्तर भारत के हर शहर में यह आसानी से उपलब्ध है। उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर भारतीय व्यंजन जैसे रोटी, दाल, साग का मजा आप कहीं भी रहकर ले सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि पिछले 10 से 15 वर्षों में भारत के लोगों के खाने पीने की आदतों में और उनकी रुचियों में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। पहले दक्षिण भारत में जो कुछ प्रसिद्ध व्यंजन हैं जैसे इडली डोसा, वड़ा सांबर आदि, इनका स्वाद हम तभी ले पाते थे जब हम दक्षिण भारत की यात्रा करते थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। उत्तर भारत के शहरों में भी अब ये सारे व्यंजन आसानी से उपलब्ध हैं। उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वो बहुत ही प्रसिद्ध थी, लेकिन अब यह ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। सड़कों के किनारे छोटे छोटे होटल खुल गए हैं जहां पर कि हर तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। और यही नहीं, उत्तर भारतीय जो व्यंजन है जैसे दाल, रोटी, साग, सब्जी, ये सारी चीजें भी आप भारत के किसी भी कोने में रहकर इनका स्वाद ले सकते हैं। पेज 102 का भावार्थ कुछ इस तरह से है। बड़े शहरों में फास्ट फूड जैसे बर्गर, चाइनीज नूडल्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। झटपट बनने वाले 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले नमकीन बाजारों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन आलू के चिप्स विज्ञापनों के माध्यम से घर घर तक पहुंच चुके हैं। अब आज अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा जो पसंद आता है वो है फास्ट फूड, और इन सारी चीजों का चलन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आजकल 2 मिनट में बनने वाले जो नूडल्स हैं उनके बारे में कौन नहीं जानता, और लोग उन्हें खाना पसंद भी करते हैं। पारंपरिक तरीके से जो घरों में या दुकानों में जो नमकीन बनाई जाती थी वो सारी चीजें तो बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन आलू के चिप्स जो कि आज के युवाओं की खास पसंद है, ये सारी चीजों का पता उन्हें विज्ञापनों के माध्यम से तुरंत ही चल जाता है और घर घर में इस तरह के आलू के चिप्स पसंद किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों की विशेषता माने जाने वाले कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ अब आसानी से पूरे देश में कहीं भी मिल जाते हैं, जैसे गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ आदि। मध्य वर्गीय लोगों के जीवन में तरह तरह के व्यंजनों ने अपनी जगह बना ली है। अंग्रेजी राज में साहबी ठिकानों तक सीमित रहने वाली ब्रेड अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रसोई में प्रवेश कर चुकी है। छोटे छोटे कस्बों में नाश्ते के रूप में सेकी और तली जा रही है।
यहाँ पर यह बताया गया है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ वहाँ पे बनाए जाते थे जो कि सिर्फ वहीं पर मिलते थे, लेकिन अब ये आसानी से पूरे देश में कहीं भी मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ, ये सारी चीजें हम आसानी से भारत के किसी भी क्षेत्र में दुकानों में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही जो मध्य वर्गीय लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके जीवन में तो तरह तरह के व्यंजनों ने अपनी पूरी जगह बना ली है। और यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है ब्रेड का। अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ जो अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे उन्हीं के लिए सिर्फ ब्रेड बनाई जाती थी, लेकिन अब यह हर रसोई तक पहुंच चुकी है। छोटे छोटे कस्बों में भी नाश्ते के रूप में तो खासकर इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसे सेक कर और तल कर बहुत फटाफट इससे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। खान पान की संस्कृति में आए इस बदलाव से सबसे अधिक प्रभावित हमारी युवा पीढ़ी हुई है। उन्हें भारतीय स्थानीय व्यंजनों की तो अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन नए व्यंजनों के बारे में काफी कुछ पता है। इसका कारण यह भी है कि स्थानीय व्यंजनों की संख्या भी घटती जा रही है। कुछ व्यंजन जैसे मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे पहले की तरह आज भी बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई स्थानीय व्यंजन हैं जिनके प्रति लोगों की रुचि घटती जा रही है। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि खान पान की जो बदलती तस्वीर है उससे सबसे ज्यादा जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो युवा बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें हमारे जो पारंपरिक भोजन है या पारंपरिक व्यंजन है उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि इन पारंपरिक व्यंजनों को बनाने में समय भी लगता है और ये अब घरों में कम बनाई जाती है। लेकिन जो नए नए व्यंजन हैं उनके बारे में उन्हें पूरी जानकारी होती है। इसका कारण यह भी है कि लोग अब स्थानीय व्यंजनों को बनाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि इन व्यंजनों को बनाने में काफी समय लग जाता है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे व्यंजन हैं जैसे कि मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे, पहले की तरह ही लोग आज भी इन चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इनके अलावा कई सारे स्थानीय व्यंजन हैं, पारंपरिक व्यंजन हैं, जिनके प्रति अब लोगों की रुचि या इच्छा जो है वो घटती जा रही है। आइए आगे देखते हैं। मथुरा के पेड़े और आगरे के पेठे नमकीन खाने में अब लोगों को वह मजा नहीं आता जो पहले आया करता था। तात्पर्य यह है कि जो व्यंजन अब बचे हुए हैं उनकी गुणवत्ता में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसके अलावा मौसमी फलों और अन्न के प्रयोग से तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते थे, लेकिन अब उन्हें बनाने की फुर्सत लोगों के पास नहीं है। अब कामकाजी महिलाएं और गृहिणियों के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना लगभग असंभव सा कार्य है। तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है कि कुछ ऐसे शहर थे जहाँ पर मिलने वाले जो व्यंजन थे या मिठाइयाँ थी वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ करती थी, जैसे कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे और नमकीन। लेकिन अब लोग इन सारी चीज़ों को खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब इन्हें लोग उस तरीके से नहीं बनाते, उतने साफ सुथरे तरीके से नहीं बनाते जैसे कि पहले बनाया करते थे। इसीलिए अब लोग इन्हें खाना नहीं पसंद करते। इसके साथ ही कुछ ऐसे मौसमी फल होते थे, अलग अलग मौसमों में मिलने वाले जो फल होते थे और साथ ही जो अन्न ग्रेन्स होते थे, इनके प्रयोग से भी मौसमों के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से अलग अलग व्यंजन घरों में बनाए जाते थे, लेकिन इन्हें बनाने में काफी समय लगता था। इसीलिए अब लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है। लेकिन अब जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं और साथ ही साथ जो घर पे रहने वाली जो महिलाएं हैं, उनके पास भी इन पारंपरिक भोजनों को बनाने का समय नहीं है। साथ ही साथ पहले की जो महिलाएं होती थी वो बहुत ही बारीक और मेहनत का काम करके इस तरह के व्यंजन तैयार किया करती थी। जैसे खरबूजे के बीजों से भी वो काफी अच्छे व्यंजन तैयार करती थी, जैसे कि बीजों को सुखाना, छिलना, उसके अंदर से जो बीज प्राप्त होता है उससे फिर व्यंजन बनाना। लेकिन अब इतनी मेहनत वाला जो काम है वो आज की जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए इस तरह का काम करना बिल्कुल असंभव सा कार्य हो गया है। तो आइए देखते हैं आगे। आज के आधुनिक युग में यह देखा जा रहा है कि लोगों का स्थानीय व्यंजनों के प्रति लगाव हटता जा रहा है और दूसरी तरफ वे विदेशी व्यंजनों को अपनाए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है विदेशी व्यंजनों को कम समय में तैयार किया जा सकता है। कुछ
कुछ स्थानीय व्यंजन ऐसे भी हैं जिन्हें बनाने का तरीका काफी जटिल और लंबा है। कभी कभार तो उनको व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह भी बताया गया है, आज के जमाने में यह देखा गया है कि लोगों का भी जो मन है वो धीरे धीरे पारंपरिक या जो स्थानीय व्यंजन है उनसे उनका लगाव जो है वो कम होता जा रहा है। और दूसरी तरफ यह बात है कि जो विदेशी व्यंजन होते हैं उन्हें बनाना बहुत ही सरल होता है और बहुत कम समय में उन्हें बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ पारंपरिक या स्थानीय व्यंजनों को बनाने का तरीका तो इतना लंबा और जटिल है कि उन्हें बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। कभी कभी लोगों को अगर इस तरह के पारंपरिक व्यंजन या स्थानीय व्यंजन खाने का मन होता भी है तो उन्हें व्यंजन पुस्तिकाओं का सहारा लेना पड़ता है। उसके आधार पर वो इस तरह के व्यंजन तैयार करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। परंतु शहरी जीवन की भाग दौड़ और कमर तोड़ महंगाई के कारण लोगों ने कई चीजों से स्वयं को दूर कर लिया है। ऐसे कई भारतीय व्यंजन हैं जिनका स्वाद तब तक नहीं आता जब तक उनमें मेवे न डाले जाएं। लेकिन अब लोग ऐसे व्यंजनों को बनाने पकाने से पहले 4 बार सोचते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि जो शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन भाग दौड़ से भरा रहता है और साथ ही साथ शहरों में महंगाई भी बहुत ज्यादा है। ये भी एक कारण है कि लोग इस तरह के व्यंजनों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। कुछ भारतीय व्यंजन तो इस तरह के हैं कि जब तक उनमें अच्छे से मेवे या ड्राई फ्रूट्स न डाला जाए तब तक उनका स्वाद ही नहीं आता। और ये जो मेवे हैं वो काफी महंगे मिलते हैं, तो इसीलिए लोग ऐसे व्यंजनों को बनाने से पहले भी 4 बार सोचते हैं। आगे है, खान पान में आए बदलाव के कारण एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ है और इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखे जा सकते हैं। गृहिणियां और कामकाजी महिलाओं के पास अब ऐसे व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं जो कम समय में तैयार की जा सकती हैं। हमारी नई पीढ़ी अब देश विदेश के व्यंजनों के बारे में भी जानने लगी है। खान पान की इस नई संस्कृति ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया है। तो बच्चों, यहाँ पर खान पान की ये जो बदलती हुई तस्वीर है, ये जो बदलती हुई आदतें हैं, उससे एक मिक्स्ड कल्चर, मिश्रित संस्कृति का भी जन्म हुआ है। और इसके अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो दूसरी तरफ इसके कुछ सकारात्मक पक्ष मतलब पॉजिटिव साइड भी है। यहाँ पर यह देखा गया है कि कुछ गृहिणियां और जो कामकाजी महिलाएं हैं अब वो इस तरह के व्यंजन बनाना ज्यादा पसंद करती हैं जो कि कम समय में तैयार हो जाए। और साथ ही साथ हमारी नई पीढ़ी जो कि अब अपने देश के खान पान के बारे में ही नहीं बल्कि विदेशों के भी खान पान और उनके व्यंजनों के बारे में जानने लगी है। इससे एक बात और सामने आती है कि हमारी इस नई संस्कृति ने अलग अलग राष्ट्रों को एक साथ बांधने का भी कार्य किया है। आगे है, आजादी के बाद लोगों को उद्योग धंधों, नौकरियों और कभी कभार तबादलों के कारण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। लोगों के साथ उनके खान पान की चीजें भी दूसरे प्रदेशों तक पहुंच जाती हैं। बड़े शहरों के मध्य वर्गीय स्कूलों में टिफिन के वक्त जब बच्चों के टिफिन डब्बे खुलते हैं तो उनमें भी विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। तो यहाँ पर आजादी के बाद जब लोग कामकाज के सिलसिले में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने लगे तो वो अपने साथ अपने खाने पीने की जो आदतें हैं वो भी लेकर के वो वहां पर गए और इस तरह से उनके खान पान की जो आदतें थी वो वहां पर भी धीरे धीरे फैलने लगी। साथ ही साथ वहां जो विद्यालयों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो अलग अलग परिवारों से आते हैं वो जब टिफिन के समय अपने टिफिन खोलते हैं तो हर किसी के टिफिन में अपने प्रदेश के हिसाब से खाना होता है और उन विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन जो है उनकी खुशबू हमें बहुत ही भाती है। आगे है, खान पान के माध्यम से भी हम एक दूसरे को जानने लगते हैं। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हम उनके खान पान के अलावा यदि उनकी बोली, भाषा, वेशभूषा पर भी ध्यान देंगे तो हम उन्हें और ज्यादा जान सकेंगे। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्थानीय व्यंजन जिन्हें एथनिक कहा जाने लगा है उनके पुनरुद्धार का प्रयास भी किया जाना चाहिए। तो बच्चों, खाने पीने की जो आदतें हैं उसके माध्यम से हम एक दूसरे को अब काफी हद तक जानने लगे हैं। लेकिन अगर हमें किसी को अच्छी तरह जानना है तो खाने पीने के अलावा उनकी बोली, भाषा, उनके पहनने का ढंग, इन सब पर भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो पारंपरिक भोजन है, हमारे जो स्थानीय भोजन है, उन्हें एथनिक का नाम दिया गया है। लेकिन हमें इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए और साथ ही साथ प्रयास भी करना चाहिए कि हमारे जो पारंपरिक भोजन है वो कहीं खत्म ना हो जाएं। आगे है, यह दुर्भाग्य की बात है कि अब कुछ ऐसे स्थानीय पकवान हैं जो केवल महंगे 5 सितारा होटलों में ही मिलते हैं और यह पकवान घरों और बाजारों से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। जैसे पूरी, कचौरी, जलेबियां और मौसमी सब्जियों से भरे समोसे अब कहाँ मिलते हैं।
आश्चर्य की बात यह है कि उत्तर भारत में जो चीजें हर गली मोहल्लों और दुकानों में आसानी से मिला करती थी, अब उन्हीं चीजों को खास दुकानों में लोग तलाशते हैं। तो यहाँ पर यह भी चीज देखी जा रही है और यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे स्थानीय पकवान जो घर घर में बना करते थे, लेकिन अब हम उन्हें केवल 5 सितारा होटलों में, 5 स्टार होटल्स में ही हम उन्हें खा सकते हैं। और साथ ही साथ ये ऐसे पकवान थे जो कि पहले हर गली मोहल्ले में मिलते थे, जैसे कि पूरी, कचौरी, जलेबियां, और साथ ही साथ मौसमी सब्जियों से, जो सीजनल वेजिटेबल्स आते थे, सब्जियां आती थी, उनको भरकर समोसे बनाए जाते थे। वो सारी चीजें अब हमें गली मोहल्लों की दुकानों में नहीं मिलती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी इन चीजों का स्वाद लेना चाहते हैं, इन्हें खाना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी खास दुकानें ही रह गई हैं जहां पर कि इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं और लोग उन्हें खाने के लिए वहां तक पहुंचते हैं। आइए आगे देखते हैं। कई ऐसे स्थानीय व्यंजन हैं जो केवल आधुनिकता के कारण छोड़ दिए गए हैं और ऐसे पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया गया है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता में हमारे अनुकूल नहीं है। कई बार खान पान की इस मिश्रित संस्कृति के कारण हम चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते। आज लोगों में कुछ इस तरह की प्रवृत्ति भी आ गई है कि लोग तले भुने चीजों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नमकीन हैं, समोसे हैं, कचौरियां हैं जो कि बिना तले हम उन्हें बना नहीं सकते, लेकिन आज अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए इस तरह के खान पान को बिल्कुल भी छोड़ रहे हैं और वो धीरे धीरे जो पश्चिमी व्यंजन हैं उनकी तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी व्यंजनों में तेल का प्रयोग कम किया जाता है। जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें उबालकर या स्टीम में या भाप देकर पकाना वो ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इस तरह का जो खाना है, हमारे भारत का जो वातावरण है, हमारे यहाँ के जो मौसम है, उसके अनुकूल इस तरह का खाना नहीं है। लेकिन हम आधुनिकता की दौड़ में हमने इन सारी चीजों को बहुत ही खुशी से अपना लिया है। कई बार इस तरह की विदेशी संस्कृति को अपनाने की दौड़ के कारण हम अपनी चीजों का असली स्वाद और मजा भी नहीं ले पाते। आइए आगे देखते हैं। अक्सर उत्सवों और पार्टियों में एक साथ कई तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। ऐसे में उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। हम एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं। इस कारण से किसी भी व्यंजन का ना तो सही स्वाद मिल पाता है और ना ही हम उनका मजा उठा पाते हैं। खान पान की यह मिश्रित संस्कृति और अधिक विकसित होने वाली है, अतः हमें अलग अलग तरह से इसे जांचते रहना चाहिए। यहाँ पर अंत में लेखक यही कह रहे हैं कि कई बार हम इस तरह के उत्सवों में या पार्टियों में भी जाते हैं जहां पर कि विदेशी और भारतीय दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और हमारा मन यह करता है कि हम विदेशी व्यंजनों का भी स्वाद लें और साथ ही साथ भारतीय व्यंजनों को भी हम चख कर देखें, और इस चक्कर में हम सारी चीजों को अपने प्लेट में परोस लेते हैं। लेकिन ये जो व्यंजन हैं वो प्रकृति में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसी कारण हम किसी भी व्यंजन का असली स्वाद नहीं ले पाते और ना ही उनका मजा उठा पाते हैं। भारत में ये जो खान पान की नई मिश्रित संस्कृति का विकास हुआ है, आने वाले समय में यह और ज्यादा विकसित होने वाली है, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से और कितना इस विदेशी संस्कृति को अपने भारत के अंदर फैलने दें और साथ ही साथ इन्हें कितना ज्यादा हम अपनाएं। तो हमें इस चीज को अपनाने से पहले पूरी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इस पाठ का भावार्थ खत्म होता है। बच्चों, आशा है हिंदी वसंत भाग 2 का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर का भावार्थ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। एनसीईआरटी क्लास 7th के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।